वेलकम फ्रेंड्स, DRK नॉलेज यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है कि हमारे इस चैनल पर जो है नॉलेजेबल वीडियो दी जाती है, और इस नॉलेजेबल वीडियो के सीरीज में हमने जो है संविधान सीरीज जो कल हमने कल 14 तारीख को पहली वीडियो डाली, और 14 तारीख को जो भीमराव अंबेडकर जी की जो जन्म तिथि है, तो उसी दिन से हमने संविधान सीरीज को स्टार्ट किया। अब देखते हैं, कुछ छोटी छोटी सीरीज़ों के साथ हम पूरे संविधान को जो है कंप्लीट करने वाले हैं, और जिसमें आपको सरल तरीके से आपको पूरा संविधान समझाने वाले हैं। यहाँ पर अगर आप कंपटीशन की एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो तो भी आपके लिए यह इम्पोर्टेंट है। इसके अलावा आप संविधान के लिए कुछ संविधान के बारे में कुछ बेसिक्स ज्ञान चाहते हो तो आपके लिए यह वीडियो इम्पोर्टेंट है। तो नेक्स्ट वीडियो में हमने आपको बताए थे संविधान की सामान्य जानकारी, जिसमें संविधान क्या है, सरकार क्या है, सरकार के अंग क्या क्या है, संविधान किस किस प्रकार के होते हैं, इसके अलावा संविधान कब बना था, कितने समय का टाइम लगा था, ये सारी जानकारी के लिए हमने एक नेक्स्ट वीडियो जो है कल की तारीख में हमने बनाकर जो है डाल भी दी है। आप वहां पर देख सकते हैं, हमारे YouTube चैनल पर जो प्लेलिस्ट में जाकर संविधान सीरीज एक नया प्लेलिस्ट बनाई है हमने, वहां पर जाकर आप इस वीडियो को देख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप देखना चाहें तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी उसकी लिंक डाल दूंगा, तो आप वहां से भी इस वीडियो को देख सकते हैं। अब आज बात कर लेते हैं हम संविधान के इतिहास के बारे में, जो कि पार्ट 2 हमारा संविधान पढ़ रहे हैं उसका पार्ट 2 बनाएंगे। उसको हम संविधान का इतिहास की बात करें तो हमारे संविधान का इतिहास उठाते हैं तो सन 1600 के समथिंग में ईस्ट इंडिया कंपनी कुछ भारत में आई थी। उसके बाद राजा महाराजाओं के अंडर में कुछ ज़मीनों को लेते गई, तो इस प्रकार से चलता रहा। लेकिन जब बात करें तो वैधानिक रूप से, अगर वैधानिक रूप से देखें तो 1773 का समय था जब एक बार पहली बार भारत के लिए जो है रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया। यह ब्रिटिश संसद द्वारा जो है भारत में शासन करने के लिए जो एक कानून बनाया गया था, जो कि कानून ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया गया था। वो कानून बनाकर भारत में पहली बार कानून के तहत जो है, इस कानून के तहत भारत के अंतर जो अंग्रेजों ने जो जगह को घेर लिया था, जहां पर अपना राज चला रहे थे, तो वहां पर उन जगहों को अपना हिस्सा बनाकर और उस जगहों पर एक हमारे देश में राजा के रूप में रखते थे, तो उनके देश के तहत वहाँ पर जो है गवर्नर जनरल का पद बनाया गया था। भारत एक बहुत बड़ा देश था, लेकिन उनके लिए तो उनका एक जो अधिग्रहण किया गया क्षेत्र था इंग्लैंड के लिए, तो इसने भारत के लिए एक गवर्नर जनरल का पद जो है बनाया गया था सन 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत। और इस एक्ट के तहत गवर्नर जनरल का नाम था बंगाल का गवर्नर जनरल, क्योंकि अंग्रेजों का उस टाइम 1700 के टाइम पे जो है 1773 के समय पर जो है बंगाल जो है पूरे तरीके से अंग्रेजों के कब्जे में आ चुका था, तो वहाँ पर बंगाल का गवर्नर जनरल बनाया गया। इसके अलावा जो है बात करें तो पहला गवर्नर जनरल बने थे वॉरेन हेस्टिंग। इस एक्ट के तहत बॉम्बे और मद्रास के कुछ हिस्से भी जो है बॉम्बे और मद्रास का जो हिस्से थे वो भी अंग्रेजों के हिस्से में आ चुके थे कुछ हिस्से, तो वहाँ पर जो है गवर्नर पद बनाया गया था, जबकि बंगाल के अंतर्गत गवर्नर जनरल पद बनाया गया था जो गवर्नरों के ऊपर रहता था। तो इन दोनों गवर्नर जो बॉम्बे और मद्रास के गवर्नर थे, उनको जो है गवर्नर जनरल बंगाल के गवर्नर जनरल के अंतर्गत जो है उनके अधीन रखा गया था। इस एक्ट के तहत पहली बार उच्चतम न्यायालय के स्थापना का प्रावधान किया गया, और 1774 में जो है सर्वोच्च न्यायालय के स्थापना जो है भारत के अंतर्गत कर दी गई थी, कोलकाता के अंतर्गत। और इसके चीफ जस्टिस थे सर एलिजा इम्पे को जो है भारत का प्रथम सर्वोच्च न्यायालय का जो है चीफ जस्टिस भी कहा जाता है। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है 20 साल का शासन संचालित करने का अधिकार दिया गया था। जो 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट है, जो ब्रिटिश संसद ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बनाकर दिया था, और उन्होंने कहा कि आप 20 साल तक जो है भारत का शासन व्यवस्था को संचालित कर सकते हैं। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो है भारत की राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने का अधिकार ब्रिटिश संसद को कानून बनाकर दिया,
जो ब्रिटिश संसद ने उस भारत के अंतर्गत जो राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने का जो अधिकार ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को दिया था वो ब्रिटिश संसद ने दिया था। और 1773 के बाद बात करें तो 20-20 वर्षों के लिए जो है राजनीतिक गतिविधियों को संचालित करने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है ये अधिकार आगे बढ़ाए गए थे, जिसमें देखें तो 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट बनाया गया था, जिसको 1793 में चार्टर एक्ट के तहत आगे बढ़ा दिया 20 साल के लिए। फिर 1813 में फिर से आगे बढ़ा दिया और फिर 1833 चार्टर एक्ट के तहत आगे बढ़ा दिया और 1853 चार्टर एक्ट के तहत आगे बढ़ाते गए। तो इस तरह से जो है 100 साल कंप्लीट हो गए और 100 साल तक ईस्ट इंडिया कंपनी को जो है राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने के लिए जो ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1773 रेगुलेटिंग एक्ट के तहत पावर दी थी। आगे बात करते हैं कुछ 1833 के चार्टर एक्ट में कुछ बात कुछ खास थी, तो क्या थी कि इस अधिनियम में ईस्ट इंडिया कंपनी को एक बार फिर भारत में राजनीतिक गतिविधियां संचालित करने की छूट प्रदान गई थी, लेकिन इस बार जो है अधिनियम में जो है अवधि का उल्लेख नहीं किया गया था। जो 1833 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें यह कहा गया कि जो है 1833 नहीं है फ्रेंड्स, ये 1853 है, सॉरी फ्रेंड्स 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था इसमें यह स्पष्ट नहीं किया गया कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब भारत के अंतर्गत जो है शासन व्यवस्था को कितने समय तक संचालित करेगी, तो उसके लिए इस समय का उल्लेख नहीं किया गया था। 1853 के चार्टर्ड एक्ट के तहत जो है बंगाल का गवर्नर जनरल जो पद है उसको भी समाप्त कर दिया गया और भारत का गवर्नर जनरल का पद भी बनाया गया। जो 1853 का जो चार्टर्ड एक्ट था उसमें गवर्नर जनरल, बंगाल का गवर्नर जनरल को हटा दिया, क्योंकि लगभग 100 साल कंप्लीट होने के बाद भारत के कुछ ही हिस्से छूटे थे जहां पर अंग्रेजों ने शासन नहीं छोड़ा और सारे भारत को जो है अपने अधिपत्य कर लिया। तो उस समय में जो बंगाल का गवर्नर जनरल कहना एक केवल बंगाल के लिए तक सीमित था, अब भारत का गवर्नर जनरल पद बना दिया गया, बंगाल का गवर्नर जनरल को हटा दिया गया, पद का नाम को हटा दिया गया और भारत का एक संपूर्ण भारत के लिए एक अलग से गवर्नर जनरल बना दिया गया, जो 1853 के जो चार्टर्ड एक्ट है इसके तहत। अब देखिए फ्रेंड्स, जो 1853 चार्टर्ड एक्ट है उसमें समय का उल्लेख नहीं किया गया, तो ऐसी स्थिति में जो है 1858 में जो भारत शासन अधिनियम लेकर आई ईस्ट इंडिया वो ब्रिटिश गवर्नमेंट, क्योंकि समय के साथ जो यहाँ के लोग, जो भारत के लोग हैं वो समझदार होते गए और समय समय पर जो है अपना हक को मांगने लगे, तो ऐसे में ईस्ट इंडिया कंपनी जो है अपना कंट्रोल खोती जा रही थी और लोग जो है ज़्यादा उपद्रवी होते जा रहे थे। तो ऐसी बात को ध्यान में रखते हुए इस अधिनियम के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन जो है ईस्ट इंडिया कंपनी का जो भारत पे शासन करने का जो अधिकार दिया गया था कानून के तहत, उस अधिकार को जो है ब्रिटिश संसद ने वापस ले लिया, ब्रिटिश गवर्नमेंट ने जो है वापस अपने हाथों में ले लिया। अब ईस्ट इंडिया कंपनी का कोई अधिपत्य नहीं रहा यहाँ पर। इस अधिनियम के द्वारा जो है भारत का गवर्नर जनरल का पदनाम को भी परिवर्तन करके वायसराय कर दिया गया, अर्थात भारत के अंतर्गत जो है गवर्नर जनरल नहीं रहेगा, अब भारत के अंतर्गत जो गवर्नर जनरल के समान ही उसको हर चीज़ मिलेगी, लेकिन वो वायसराय के नाम से जाना जाएगा। तथा भारत में प्रथम वायसराय की बात करें तो लॉर्ड कैनिंग को बनाया गया। इस अधिनियम के तहत एक और व्यवस्था की गई थी कि भारत का अंतर्गत भारत के लिए भारत सचिव या भारत मंत्री पद बनाया गया। यह जो भारत सचिव, भारत मंत्री पद था वो इंग्लैंड के मंत्रिमंडल का हिस्सा था, अर्थात वायसराय से एक कदम ऊपर रखा गया था, जो कि वायसराय मंत्री सचिव इंग्लैंड की जो संसद है उसके सामने भारत की बातों को रख सके और भारत के जो है हक में कुछ बातों को बोल सके। इस प्रकार से व्यवस्था बनाई गई कि भारत सचिव या भारत मंत्री पद जो इंग्लैंड के अंदर बैठता था भारत के हक से, और जो है भारत के अंतर्गत जो है बात करें तो वो वायसराय बैठता था, जो कि भारत सचिव व भारत मंत्री पद के जो है नीचे रहता था। 1858 के बाद
इसके अलावा हम बात करें तो ये एक बात रह गई, भारत का पहला, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए भारत का पहला भारत सचिव या भारत मंत्री कौन था, तो लॉर्ड एडवर्ड स्टेनले, जिसे वुड भी कहते हैं, बने थे। इसके अलावा बात करें 1858 का भारत शासन अधिनियम को एक्ट ऑफ द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहा जाता है, क्योंकि अब जो 1858 को में ईस्ट इंडिया कंपनी का लगभग समाप्त हो गया था शासन। अब ऐसे में जो है ईस्ट इंडिया कंपनी अपने आप को खो गई थी, और ईस्ट इंडिया कंपनी से पूरा जो शासन है वो इंग्लैंड की ब्रिटिश संसद ने अपने हाथों में ले लिया, और ब्रिटिश संसद ने भारत के लिए एक अलग से, जो भारत के अंदर बैठकर भारत की शासन व्यवस्था को देख सके, इसके अलावा भारत की जो बात हो उसको ऊपर जो है ब्रिटिश संसद के अंतर्गत भेज सके, उनके सामने बोल सके, तो इसके लिए जो है भारत सचिव मंत्री पद को भी बनाया गया था। इसलिए इसको एक्ट ऑफ द वेटर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी कहते हैं। 18 से 58 का जो है शासन अधिनियम है। इसको 1885 में जो है, इसके अलावा बात करें तो 1885 में अब शासन अधिनियम चलता रहा। इसी शासन अधिनियम के चलते दौर में देखें तो 1885 में कांग्रेस की स्थापना हो गई थी, और 1905 में बंग भंग की घटना हुई थी, जिसके बारे में हम विस्तार से बात करेंगे क्या है बंग भंग घटना। 1906 में जो है मुस्लिम लीग की स्थापना हो गई थी, मुस्लिम लीग ने अलग से स्थापना कर ली थी, और 1907 में जो है कांग्रेस जो है 2 टुकड़ों में बट गया था, जिसे सूरत फूट के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से ये लगभग 50-60 साल का जो है दौर चला, 1858 से 1907 तक का दौर चला। तो इस दौर में जो है भारत के शासन व्यवस्था जो है ब्रिटिश संसद ने चलाई थी। इससे पहले ईस्ट इंडिया कंपनी चला रही थी, जो ब्रिटिश संसद ने उनको पावर दी थी अधिनियम बनाकर। आगे हम बात करें तो देखिए सन 1919 की बात आती है। अब 1919 में जो है माल्ले मिंटे अधिनियम भी कहते हैं इसको। अगर ये कि इसकी बात करें तो ये भी ब्रिटिश संसद ने ही बनाकर दिया था, लेकिन इसको माल्ले मिंटो इसलिए कहते हैं क्योंकि भारत परिषद अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है इसे, क्योंकि उस टाइम जो है मार्ले जो मिंटो है वो भारत के गवर्नर जनरल थे, अर्थात वायसराय थे उस टाइम, और माल्ले जो है भारत सचिव थे, जो कि इंग्लैंड के अंदर बैठते थे। हमने बताया था कि 1858 के तहत ये 2 पद बनाए थे। तो इन दोनों के नाम पर ही 1919 में एक अधिनियम आया था, और उस अधिनियम के तहत उनको जो है माल्लो मिंटो अधिनियम हम कह सकते हैं। इस अधिनियम के द्वारा जो है मुसलमान को सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली प्रारंभ की गई। मुसलमानों के लिए जो भारत के अंतर्गत सांप्रदायिक निर्वाचन, अलग से निर्वाचन प्रणाली की गई थी, अर्थात उनका एक संगठन होगा अलग से, जिसका लिए अलग से नेता चुना जाएगा। तो ऐसी स्थिति में अगर बात करें तो यह अधिनियम, यह प्रणाली को देखकर केएस मुंशी ने कहा कि ये भारत के उभरते हुए लोकतंत्र की हत्या कर दी है। इस अधिनियम ने जो है भारत का जो उभरता हुआ लोकतंत्र है, जो एक साथ बैठते थे, समुदाय का कोई मतलब नहीं था, यहाँ पर जो है जातिवाद से अलग जो है यहाँ पर धर्मवाद को जो है फैला दिया अंग्रेजों ने, और मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन प्रणाली निकाल के दे दी। तो ऐसे में जो है हमारा देश जो मिलकर चलता, तो ऐसे में बढ़ता हुआ लोकतंत्र की यहाँ पर हत्या हो गई, क्योंकि इस अधिनियम के तहत अलग से मुसलमानों का संगठन होगा, और उस संगठनों के लिए उनका नेता उनके बीच से ही चुनाया जाएगा। तो यह व्यवस्था की गई थी, और इस प्रणाली के कारण जो है मिंटो को भारत के सांप्रदायिकता का जनक भी कहा जाता है, और इस अधिनियम में को भारत में सांप्रदायिकता की वैधानिक शुरुआत भी कहा गया था। बात करें तो निर्वाचन जो प्रणाली है वो आरक्षण नहीं है, बल्कि 1919 के अधिनियम के तहत भारत का विभाजन की नींव रखी गई थी। 1919 के अधिनियम में भारत विभाजन की नींव जो है एक रखी थी। इसके बाद जो है 1909 के बाद जो है यहाँ पर देखें तो फ्रेंड्स वो 1919 नहीं है फ्रेंड्स, यहाँ से 1909 को ही जो है यहाँ पर भारत विभाजन की नींव कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो मुसलमानों के लिए एक अलग से व्यवस्था अंग्रेजों ने कर दी थी, और हिंदुओं के लिए अलग से जो नियम बना रही थी। तो इन 2 धर्मों के बीच में जो यहाँ पर फूट फैला दी थी अंग्रेजों ने, तो इसलिए 1909 के अधिनियम को जो है भारत विभाजन अधिनियम भी कहा जाता है।
क्योंकि इसके आगे अब भारत दो टुकड़ों में बंटने की जो है मांग करने लगा था। इसके बाद जो है 1919 का शासन अधिनियम ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा फिर से निकाला जाता है, जिसकी हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे, क्योंकि वीडियो कुछ ज़्यादा लंबी हो जाएगी तो बोरिंग होना भी सही नहीं है। तो वीडियो में दी गई जानकारी कितनी अच्छी लगी लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ये फ्री सीरीज का फ्रेंड्स जिसमें आपको अधिक से अधिक जानकारी दी जा रही है, इसको फ़ायदे लीजिए। और आप जो भी कंपटीशन के एग्ज़ाम तैयारी कर रहे हैं तो उसके लिए आपके लिए बहुत ज़्यादा उपयोगी होने वाली है। इसके अलावा जो नॉलेज के लिए वीडियो को देख रहे हैं तो उनके लिए धन्यवाद फ्रेंड्स। वीडियो को लाइक करके जाना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं 30 पार्ट 3 के अंतर्गत सन 1919 के भारत शासन अधिनियम के द्वारा नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।